टू योर चैनल त्रिपिटक। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, कंप्लीट करते हैं। किसका सिलेबस तो आप लोग देख लीजिए। बिहार बीपीएससी पीआरटी टीचर एग्जाम 1 to 5। ठीक है, अब ये जो है एग्जाम अगस्त में होने वाला है। हम ये एक तरीके से प्रॉमिस किए हैं, आप लोगों से नहीं खुद से भी, कि हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, और फ्री का। ठीक है, तो और अच्छे से भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, जीके में, जीएस में हम बायो को लेकर के स्टार्ट करेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम पहले ही बताए हैं। सिलेबस वाला जो वीडियो है वो हम डाल देंगे। हम प्रेफरेंस दिए हैं कि बाबू जीके में सबसे ज्यादा हिस्ट्री से पूछा जाता है, एंशिएंट और मॉडर्न से। और उसी तरीके से जीएस में बिहार का कोई भी एग्जाम होता है तो बिहार का ही नहीं, जीएस की बात अगर करें, जनरल साइंस की अगर हम बात करें, तो आपको वनडे जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स से पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1। एक तरीके से इसको मतलब ये लूसेंट का ही क्रक्स है, लूसेंट और क्राउन ये सब का, और इसी को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 1 या लेसन 1 कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो पूरा लूसेंट हम कंप्लीट करा देंगे और पीवाईक्यू भी करवा देंगे। शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी, आखिर बाबू बायोलॉजी क्या है? तो बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। इसके बाद बायोलॉजी में हमने देखा कि ये नाम, लिविंग बीइंग को पढ़ने का जो ये नाम कि बायोलॉजी ही इस सब्जेक्ट का नाम रखा जाए, कौन दिया? तो लैमार्क और त्रिविरानस ने दिया। यहाँ पे देखिए नेम्ड बाय, तो यहाँ पे एक लैमार्क नाम के इंसान हुए, उन्होंने दिया। और एक और कौन थे? त्रिविरानस। ठीक है, कौन थे बाबू? त्रिविरानस। आगे समझते हैं। इसके बाद जब हो गया कि नाम तो इन्होंने दे दिया, बट बायोलॉजी के फादर किसको कहा गया? तो अरिस्टोटल को कहा गया। क्यों कहा गया? तो उन्होंने बायोलॉजी को यानी कि जीव को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि जीवन कैसा होता है, जिंदा जो होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, कैसा। और उन्होंने थोड़ा बहुत ये भी बताया कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु और एक मतलब एक एनिमल और एक प्लांट। ठीक है, आगे समझते हैं। बट उन्होंने उतना ज्यादा कोई ये नहीं किया, क्या कि मतलब बहुत अच्छे से क्लासिफाई नहीं किया, उतना प्रॉपर उस पर ज्यादा नहीं बात किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। किन्होंने? बायोलॉजी पे बहुत ही ज्यादा अपना योगदान दिया अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। अरस्तु किनके गुरु थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। किनको? अरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बाबू? अरिस्टोटल यानी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु। इसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है ये तो अरिस्टोटल है ही। नाम कौन दिया? बायोलॉजी शब्द किसने क्वाइन किया? किसने इस शब्द को मतलब नाम ये कौन लाया? तो लैमार्क, नाम लाम। ठीक है, तो लैमार्क और त्रिविरानस। ठीक है, आगे समझते हैं। बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांटा गया। क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक थे, एक तरीके से समझ लीजिए जीव विज्ञानी, हाँ, यानी तो जो ये लोग थे, यही लोग तो कह रहे थे कि एक जंतु ग्रुप होगा और एक क्या होगा? पादप ग्रुप होगा। यानी इसीलिए एक को कहा गया कि बॉटनी होगा और एक को कहा गया जियोलॉजी। जियोलॉजी और बॉटनी में अंतर क्या होता है मोटा मोटी हम लोग बाद में समझेंगे, बट मेनली ये होता है कि जो बॉटनी वाला जो ग्रुप है ये लोग चलता नहीं है, लोकोमोशन इनमें देखने को नहीं मिलता है, स्थिर रहेगा। ठीक है, ये लोग जो है ये लोग चलता है। ये सबसे पहला ग्रुप है, मतलब पहला क्लासिफिकेशन है। अगर देखते ही हम पहचानना चाहें कि कौन बॉटनी है कौन जूलॉजी है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये ऊपर ऊपर का क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। ठीक है, अब बॉटनी के फादर कौन हुए? थियोफ्रास्टस। बॉटनी के फादर कौन हुए? थियोफ्रास्टस। उसी तरीके से फादर ऑफ जूलॉजी कौन हुए? जूलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में जूलॉजी में पढ़ा जाता है। और बॉटनी में क्या पढ़ा जाता है? तो बॉटनी में पादप विज्ञान, पादपों के बारे में पढ़ा जाता है। पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अब जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। और मगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो बायोलॉजी के पितामह हैं, जो बायोलॉजी के फादर हैं, वही जियोलॉजी के फादर हैं, यानी वही क्या है? अरिस्टोटल ही है दोनों। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे समझते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। किस पे? कि जो लिविंग बीइंग है उनका क्लासिफिकेशन कौन किया? क्लासिफिकेशन वही हम बता चुके हैं, जो बात वही कि मतलब दो तरह के लिविंग बीइंग होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण करना। ठीक है, वर्गीकरण करना मतलब ग्रुप में एक एक ग्रुप बना के, जैसे देखिए
एक लंबा व्यक्ति हो जाएगा और एक छोटा व्यक्ति, है ना, तो उनका हम लोग ग्रुप बना देंगे कि ये लंबा है, ये मीडियम हाइट का है, ये शॉर्ट हाइट का है, तो पूरा ग्रुप, तो उसका भी क्या हो गया, लंबाई के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जंतुओं को देख करके, जीवों को, सिर्फ जंतुओं को नहीं, जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, मतलब फ्लावर, पौधे और जो जानवर हैं, उन सभी को देख करके, समझ में आया, उन सभी को देख करके जो लोग जो बायोलॉजी वाले लोग हैं, जो जीव विज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने लिविंग बीइंग को दो भागों में पहले डिवाइड किया। तो हमने कहा कि अरस्तु ने सबसे पहली बार ये कहा था, उन्होंने क्लासिफाई करने का कोशिश किया था, वो बताया था कि दो टाइप का होता है, बट वो उतना फोकस नहीं किए बाबू, ठीक है। बट लीनियस ने अपने बुक, लीनियस कौन है, कैरोलस लीनियस, तो लीनियस ने ली से लीनियस, ली से लिविंग बीइंग, ली से लीनियस, ली से लिविंग बीइंग, समझिए। तो लीनियस जो है, उन्होंने सबसे अच्छे से क्लासिफिकेशन पहली बार किया, अच्छे से क्लासिफिकेशन, बस मतलब मान के चलिए अरस्तु बस ऐसा बोल दिए कि दो तरीके का होता है, और लीनियस ने थोड़ा और उसको अच्छे से डीप में समझाया कि जो ऐसा होता है, जो नहीं चल पाता है, इस तरीके से कर करके, ठीक है। तो उसको हम लोग पादप कहेंगे, इसको एनिमल कहेंगे, जो चल लेता है, कई सारा कुछ उसमें चेंजेस बताए, मतलब अलग अलग पार्ट्स बताए, ठीक है। तो इसीलिए तो लीनियस ये बात किस चीज में बताए, मतलब किसी बुक में लिखे होंगे, तो जिस बुक में लीनियस ने लिविंग बीइंग को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचर। उन्होंने ये कहना चाहा कि नेचर यानी कि प्रकृति का सिस्टम कैसा है, तो प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि उसमें क्या होगा, दो तरीके के जीव रहेंगे, एक तो पादप और एक जंतु, ठीक है। तो अब बताइए, तो ये एक तरीके से मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो है आधार बना। जो क्लासिफिकेशन अभी जो मॉडर्न हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ, 5 भाग में जो वर्गीकृत किया गया, तो वो जो है ये अभी ही बना, ठीक है, ये आधार बना, उसका बेस बना, ठीक है। तो इसीलिए इनको कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा गया। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, अरस्तु बस मोटा मोटी बोल करके चले गए कि देखिए दो टाइप का जीव होता है, एक तो पादप और एक क्या, एक प्लांटी और एक एनिमल, दो टाइप का होता है। बट लीनियस उसी को अपने एक बुक में नेचर के सिस्टम को बताते हैं, सिस्टमा नेचर उसका नाम रखते हैं, और उस बुक में बड़े ही डीप समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। तो ऐसा है कि दो तरीके के जीव हैं, एक प्लांट पर ग्रुप है और एक जो है एनिमल ग्रुप है। अब यही बन जाता है बेसिस किसका, तो क्लासिफिकेशन जो आगे हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका बेसिस कौन बन जाता है, यही लीनियस का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, जो मेथड था, वही बेसिस बन जाता है, वही आधार बन जाता है वर्गीकरण का। इसी वजह से बाबू फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन लीनियस को कहा गया, किसको, कैरोलस लीनियस को। मतलब आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। अब समझते हैं आगे। देखिए, अब बात करते हैं कि जैसे एनिमल को बांटा गया और प्लांट को बांटा गया दो भाग में, पूरे जीवों को। तो एक बात बताइए, कवक जो होते हैं, कवक यानी फंगस जो ब्रेड वगैरह पे लगा रहता है ना, उनको कह रहे हैं हम। तो कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, फंगाई, वो कैसे होते हैं, मतलब क्या होते हैं। तो आप लोग बोलिए, वो तो मतलब मूवमेंट तो वो लोग करते नहीं है, लोकोमोशन तो उनमें होता नहीं है, चलते तो वो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एनिमल है ना। इसका तो यही मतलब हुआ कि वो क्योंकि वो नहीं चलते हैं तो वो क्या है, प्लांट है ना। तो अगर वो प्लांट है तो फिर बाबू ये बताइए कि वो तो मतलब सड़े गले पदार्थों को खा के जिंदा रहते हैं, वो तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खाते हैं। तो इससे पता चला कि केवल दो ही टाइप के जीव नहीं है धरती पे, कि केवल पादप और जंतु ही नहीं है धरती पे, एक और है जिसका क्या नाम है, जो कि प्लांट जैसा है, ठीक है। प्लांट जैसा है मतलब कि जो प्लांट जैसा है, मतलब स्थिर रहता है किसी भी चीज पे, मगर वो नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। वो कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन, जो हरा नहीं है, जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। उसको क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा हम भूल रहे हैं, पर्णहरित कहते हैं या हरित लवक कहते हैं। तो उसके पास हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो इसी वजह से कई प्लांट्स ऐसे हुए जो नॉन ग्रीन थे, तो इसी वजह से और भी क्लासिफिकेशन प्लांट में भी होता चला गया। तो अब इसको हम लोग समझेंगे। यही सब सोच करके R.H. विटेकर ने 1969 में यानी 1969 में, अब बताइएगा इसके 100 साल पहले किस महापुरुष का जन्म हुआ था, कमेंट करके बताइए। देखिए,
तो 1969 में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। क्यों, हमने बताया कि देखिए कई प्लांट्स ऐसे थे, कई जीव ऐसे थे जो लोकोमोशन नहीं करते थे, जो चलते नहीं थे। लोकोमोशन करना मतलब चलना, तो चलते नहीं थे। तो हमने कहा कि अच्छा ये चलते नहीं है तब तो ये प्लांट होंगे। बट हुआ क्या कि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, मगर ये लोग तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते थे। तो इसी वजह से बाबू नया क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ा, जिसमें कि इन प्लांट्स को, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो सेप्रोफिटिक है, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खा करके जिंदा रहते हैं, परपोषी हैं, ठीक है। तो उन लोगों को एक अलग ही क्लासिफिकेशन दिया गया, उनका एक अलग वर्ग बनाया गया और उन्हें क्या कहा गया, फंजाई कहा गया। तो इन्हीं सारे कारणों के वजह से, इन्हीं सारे कारणों के वजह से, क्योंकि अलग अलग टाइप के थे, इन्हीं सारे कारणों के वजह से हमने देखा कि 5 भागों में जीवों को अभी तक बांटा गया है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि बस 5 ही भाग में बटे रहेंगे? तो ऐसा कहना गलत होगा। हो सकता है आगे हमको कोई और भी भाग मिले, मतलब जब बायोलॉजी वाले जो लोग हैं, साइंटिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट इनको कह सकते हैं, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इन लोगों को, तो ये लोग जो है आगे चल के कुछ और भी अगर देख लेते हैं, कुछ और भी अलग तरीके का अगर कुछ ऐसा देख लेते हैं, तो और बनाना शुरू कर देंगे ये लोग। समझ में आया? मतलब और वर्गीकरण कर देंगे और अलग क्लास ग्रुप बना देंगे, ठीक है। समझते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ये आर एच विटेकर ने किया है, बट इसका आधार लिनियस का था। लिनियस ने ही पहली बार 2 भागों में बांटा कि जंतु और पादप, इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर को नहीं कहते, इनको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। समझ में आया होगा? आगे चलते हैं। अब ये जो आर एच विटेकर का ये हम जो लिखे हुए हैं, ये वाला, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बाबू। तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम लोग समझ लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक होता है मोनेरा ग्रुप। अच्छा, इसके पहले एक सेकेंड, इसके पहले आप लोगों को सेल के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सेल थोड़ा सा, फिर हम सेल अच्छे से डीप में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सेल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले हम सेल समझेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप लोग को यहाँ तक का अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट जाते हैं, आप लोग एक बार ले लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो हम यहाँ तक का जो है वो मिटा देते हैं। तो देखते हैं हम लोग। देखिए जो सेल होता है तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, ये हम लोग जब सेल अकेले पढ़ेंगे ना, मतलब सेल एक टॉपिक के तौर पे, तब हम लोग समझेंगे कि क्यों। एक तरीके से समझिए कि ये जीवन का इकाई होता है, इसी से जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है। अब बताते हैं, तो 2 तरीके का सेल, जैसे सबसे पहली बात डेड सेल यानी मृत कोशिका, किसने खोजा, तो मृत कोशिका खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब यहाँ समझिए, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कैसा है, 1 डे एग्जाम है, तो रट्टू क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी अगर आप लोग को कंप्लीट करना हो तो एनसीईआरटी को भी, एनसीईआरटी का सीरीज एनसीईआरटी त्रिपिटक चैनल पे चलाया जा रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं। रॉबर्ट हुक है ना, डेड सेल के जो खोजे वो कौन है, रॉबर्ट हुक। अब सेल भी 2 तरीके के होते हैं, एक डेड होता है और एक लिविंग सेल होते हैं। कैसे, देखिए जैसे जब नाखून बढ़ जाता है या बाल जब बढ़ जाता है तो वो क्या है, डेड सेल है, दुखता नहीं है। बट वही अगर हम कहीं और काट लें, जहाँ पे जैसे यहाँ काट लें हम, तो ये दुखेगा, यानी यहाँ लिविंग सेल है। समझ में आया? तो लिविंग सेल को किसने खोजा, तो देख लीजिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक ने। ये स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। आगे समझते हैं। तो ये लिविंग सेल को खोजे। अब बात ऐसी आती है कि थोड़ा सा देखना ये है कि सेल कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए सेल जो है स्ट्रक्चर के आधार पर, सेल अपने संरचना के आधार पर 2 तरीके के होते हैं।
ठीक है। सेल अपने संरचना के आधार पर दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे देख लीजिए। देखिए, एक प्रोकार्योटिक होते हैं और एक कैसे होते हैं, तो यूकार्योटिक होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में क्या अंतर होता है? प्रोकार्योटिक जो होते हैं बाबू, वो लोग अविकसित कोशिका कहे जाते हैं। अब इसका प्रॉपर हिंदी आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि अविकसित कोशिका किसे कहते हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल को कहते हैं। और ये एक विकसित कोशिका होता है, ठीक है। अब समझिएगा, ये अविकसित कोशिका है, ये विकसित कोशिका है, ठीक है। अब बात बताइए एक बात, ये एक घर है जिसमें नॉर्मल सामान रखा हुआ है, बस इतना कि जितना पे इंसान रह सके, और ये एक घर है जिसमें कि सारा सामान है, इंसान एक लग्जरियस लाइफस्टाइल वाला ये घर है, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह सारा सामान है। तो आप बताइए, क्या इसको आप घर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई सामान नहीं है? मतलब सिर्फ इतना ही सामान है जितने में काम चल जाए, जैसे सोने के लिए बेड हो, पीने के लिए पानी में घर मतलब घड़ा हो, है ना, और खाना बनाने के लिए गैस हो, बस इतना ही, ठीक है। जबकि इसमें जो है माइक्रोवेव भी हो, इसमें एसी भी हो, इसमें सारा सामान हो, सारा व्यवस्था हो, तो फिर बताइए कि ये घर, इसको तो घर कहेंगे ही कहेंगे, इसको भी तो घर ही कहेंगे ना, भले ये कैसा घर है, ये घर विकसित नहीं है। समझ में आया? तो उसी तरीके से अविकसित कोशिकाएं जो होती हैं बाबू, वो लोग, कोशिका तो होते हैं, ये लोग कोशिका तो होते हैं, तो इनमें जिंदगी तो रहता है, ये भी जिंदा रहते हैं, ये भी इकाई है जीवन के, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग उतने विकसित नहीं है, इनमें सारा सामान नहीं होता है। जिस तरीके से एक ह्यूमन सेल में कई सारी चीजें होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और बाकी सारी चीजें जो होती हैं, है ना, न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस का एक रीजन होता है, इसमें जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, बस न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही फैला रहता है। अब इतना समझ लीजिए, ज्यादा नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हम सेल पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रोकार्योटिक सेल एक ऐसा घर होता है, एक ऐसी कोशिका होती है जो कि विकसित होती ही नहीं है, वो ऐसे ही बस कहने के लिए सेल है। जैसे किसी का घर है, उसमें कोई सामान नहीं है, बस कहने के लिए घर है, वो वहां जाके बस रहता है अपना, ठीक है। और वही यूकार्योटिक कोशिका कैसी होती है, तो यूकार्योटिक सेल यानी विकसित कोशिका कैसी कोशिका होती है, तो वो कोशिका, वो सेल जो डेवलप्ड है, ठीक है, वो सेल जो डेवलप्ड है, जिसके पास सारा सामान है, वो घर जो बहुत ज्यादा डेवलप है, वो क्या है, यूकार्योटिक है, ठीक है। और वो घर जो डेवलप नहीं है, जिसमें सामान की कमी है, वो कैसा है, प्रोकार्योटिक है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमको ये समझाना पड़ा, इसके अलावा एक और सेल से रिलेटेड जो चीज है वो समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी लोग, जीव कितने प्रकार के होते हैं सेल के आधार पर, कोशिका के आधार पर। तो देखिए, अगर कोई एक कोशिका का बना होगा तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। अगर कोई एक से अधिक कोशिका का बना होगा तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी क्या कहलाएगा, बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। मगर अब एक बात समझाइए, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझाना चाह रहे हैं, हम उसी के लिए ये सेल वाला बात बताए हैं। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुने इस बात को तो फिर से सुनिए इसको पीछे करके, आगे समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग यही हम बताएं कि सेल जो होता है दो तरीके का होता है, संरचना के आधार पर। एक घर जिसमें सारा सामान है तो वो भी घर कहलाएगा, मगर वो कैसा है, अविकसित घर है। एक घर जिसमें कम, बहुत सारा, सॉरी देखिए, सेल जो है वो क्या हम बताएं कि संरचना के आधार पर दो तरीके का सेल होता है, ठीक है। दो तरीके का घर, कैसा, एक घर जो पूरा विकसित है, उसमें बहुत सारा सामान है, तो हम उसे यूकार्योटिक घर या यूकार्योटिक सेल कहेंगे। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, घर नहीं होता, वो सेल ही होता है। चलिए, प्रोकार्योटिक सेल किसे कहेंगे, तो वैसा घर, वो भी घर कहलाएगा, बट वो विकसित नहीं है, उसमें सामान की कमी है, जो जो सामान होना चाहिए उतना सामान नहीं है, बस इतना है जिससे जीवन गुजारा हो जाए। तो ऐसे कोशिका को, ऐसे घर को हम प्रोकार्योटिक सेल कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हमने कहा कि एक
एक सेल, एक कोशिका से बना जीव, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल से बना जो ऑर्गेनिज्म होगा बाबू, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। उसी तरीके से जो एक से अधिक कोशिका का बना होगा वो क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, यानी बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। इन दो बातों पे आप लोग को फोकस करना है। इन्हीं दो बातों से हम समझाने का कोशिश करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. व्हिटेकर। बताइए कि फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन है? कैरोलस लीनियस। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी कि आधुनिक वर्गीकरण किया किसने है? तो हम बता देते हैं वो आर.एच. व्हिटेकर है, ना कि कैरोलस लीनियस है। वो तो बस बेसिक एक बात बताए थे कि 2 भागों में है सिस्टमा नेचर में, ठीक है। बट क्योंकि वही उसी आधार को लेकर के आर.एच. व्हिटेकर आगे बढ़े, इसीलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पितामह किसे कहा गया, यानी आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसे कहा गया? कैरोलस लीनियस को कहा गया। आगे समझते हैं। तो हमने बताया कि 2 बात पे ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की घर मतलब घर भरा पूरा है या घर खाली है, और एक घर का है कोई जीव, एक घर का है या एक से अधिक घर का है, यानी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। इन 2 बातों पर ही आर.एच. व्हिटेकर का जो है क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। चलिए आर.एच. व्हिटेकर जो क्लासिफिकेशन है समझते हैं। सबसे पहला जो है बाबू वो होता है मोनेरा। क्या होता है? मोनेरा। दूसरा क्या होता है? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या होता है? फंजाई। चौथा प्लांटी, और 5वां क्या होता है? एनिमेलिया। ठीक है, जगह नहीं है इधर तो यही लिख देते हैं, एनिमेलिया। तो ये 5 ही क्लासिफिकेशन है आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए मोनेरा को अगर हम समझे तो मोनेरा कैसे जीव होते हैं, तो देखिए सेल इनमें कितना होता है बता दें हम आपको, 1 होता है। मोनेरा जो जीव होते हैं, मोनेरा ग्रुप में जिन जीवों को रखा जाता है वो 1 सेल के बने होते हैं, यानी 1 कोशिकीय होते हैं। यानी वो कितना घर है उनका? 1 ही घर है। ठीक है, 1 ही घर है। मगर पता है बाबू, ये इनका 1 घर है मगर ये गरीब घर है, विकसित नहीं है। विकसित नहीं है, ये जो घर है इनका ये विकसित नहीं है, ये गरीब घर के हैं। ठीक है, तो घर तो ये भी कहा जाएगा, किसी गरीब का घर भी तो घर कहलाता है, भले ही उसमें सामान की कमी हो। ठीक है, तो 1 सेल का बना है, यूनिसेलुलर है, 1 कोशिकीय है, मगर गरीब घर है। गरीब घर है मतलब कैसा होगा स्ट्रक्चर? प्रोकार्योटिक। ठीक है, प्रोकार्योटिक होगा। ठीक है, ये प्रोकार्योटिक सेल होगा, मतलब इसके घर का बनावट बहुत ही गरीब जैसा होगा, मतलब पेंट अच्छा से नहीं होगा इसका, इसमें सामान की कमी होगी। एक तरीके से हम समझाने के लिए ये बोल रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे सामान की कमी होगी। ठीक है, तो मतलब अभी ये लोग मैच्योर हो रहे होंगे, ये सेल समझ में, इसको समझिए बस। इसमें कोई ऐसा हम किसी को ये नहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस ऐसे ही हम बताने के लिए बता रहे हैं कि गरीब घर में ऐसा होता है। तो इसे आप को रिलेट कर पाएंगे कि गरीब का जो घर होता है, जैसे मिडिल क्लास का भी आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग का, वो लोग सामान का कभी हम लोगों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद बाबू ये प्रोटिस्टा कैसा है, इसके पास कितने सेल हैं? तो इसके पास भी 1 ही सेल होता है। कितने सेल होते हैं? 1 सेल, 1 कोशिका, यानी इसका भी 1 ही घर है। ठीक है, ये बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, कई सारे घर हैं इनके, कई सारे सेल हैं इनके पास। बट ये जो है बाबू ये दोनों 1 घर का मालिक है, प्रोटिस्टा भी और मोनेरा भी 1 घर मतलब 1 सेल का मालिक है। इसके बाद समझते हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये मोनेरा और प्रोटिस्टा का जो आप बात बता रही हैं कि 1 ही सेल है, 1 ही घर है, तो दोनों को 1 ही साथ रख दीजिए, है ना, दोनों ग्रुप को 1 ही साथ रख दीजिए, दोनों ही 1 घर के मालिक हुए, तो 1 घर में रख दीजिए, 1 ही ग्रुप में। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोटिस्टा है ना, ये प्रोटिस्टा, इसका एकलौता घर, 1 घर है, मगर वो कैसा है? विकसित है, वो एडवांस घर है, लग्जरियस घर है। ठीक है, तो यह प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूकार्योटिक होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटिस्टा? यूकार्योटिक, यानी विकसित सेल का मालिक होता है ये। ठीक है, घर इसके पास भी 1 ही है, 1 ही सेल है मगर विकसित है,
तो यूकैरियोटिक सेल, सेल संरचना के आधार पर दो होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक जो कि विकसित नहीं है, एक घर वैसा जो कि अविकसित है, एक घर वैसा जो कि विकसित है, जिसमें सारा सामान पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा जो होता है बाबू, ये यूकैरियोटिक होने की वजह से एक अलग ग्रुप बनाया गया, इसके बावजूद कि ये एकलौता ही है, इसके ये भी यूनिसेलुलर है, मगर इसको इसमें नहीं रखा गया, मोनेरा में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल है, इसका जो एकलौता सेल है वही विकसित है, और इसका एकलौता सेल बेचारा वो गरीब है, वो विकसित नहीं है, इसी वजह से इसको अलग रखा गया है। यहाँ तक का क्लियर है? बाकी फंजाई क्यों? तो देखिए, एनिमेलिया से तो सभी लोग वाकिफ होंगे। एनिमेलिया जितने भी एनिमल है, जितने भी जंतु है, हम लोग उसको एनिमेलिया में रख देते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा बताने वाला बात है ही नहीं। बात कर लेते हैं फंजाई और प्लांटी में भी जितने भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, प्लांट्स जो है बाबू, वो सारे के सारे प्लांट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स भी प्लांट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी प्लांट्स ही कहलाएंगे, प्लांटी भी प्लांट ही कहलाएगा, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है फिर, क्या आखिर प्रॉब्लम है कि अलग करना पड़ रहा है? क्योंकि बस यही प्रॉब्लम है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसी वजह से उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा और उनको फंजाई कहा गया, है ना। उनको क्या कहा गया? फंजाई कहा गया। अब बताते हैं हम कैसे कह रहे हैं कि ये प्लांट है। तो पहला, ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, यानी ये चलते नहीं है, जाके ब्रेड पे बस या किसी भी सड़े गले चीज पे जाके बस लग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, नहीं तो हम इसको एनिमल कह देते, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, तो हम इसे एनिमल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लांट ही है। क्यों? क्योंकि ये भी घूमता नहीं है एनिमल की तरह, ठीक है। तो ये प्लांट है, मगर कैसा प्लांट है? नॉन ग्रीन प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये खुद से भोजन नहीं बना सकता है, ये किसी और पे निर्भर है, इसीलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। और क्यों कह रहे हैं हम कि ये प्लांट है? तो पता है आपको, सेल वॉल किसमें होता है? कोशिका भित्ति किसमें होता है? प्लांट्स में ही होते हैं। किसी भी जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि फंजाई का कोशिका भित्ति होता है, और फंजाई का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन जो है वो क्या है? तो काइटिन भी ग्लूकोज का ही बड़ा भाई, बहुत बड़ा भाई, है ना। जैसे एक इंसान हम लोग हुए नॉर्मल और एक ग्रेट खली, ठीक है, तो उसी तरीके से ग्लूकोज नॉर्मल है ना, और काइटिन ग्रेट खली। इतना ज्यादा, मतलब ग्लूकोज का इतना ज्यादा बड़ा वर्जन काइटिन, ये मानव पचा नहीं सकता है। तो इसी का जो है सेल वॉल बना होता है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। सिमिलरली यहाँ भी देख लीजिए, जो आपका ये मोनेरा है, इसमें कौन कौन लोग आएंगे? तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बाबू, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ठीक है। जितने भी जीवाणु होते हैं वो मोनेरा में आते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया कितने तरीके के? तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु, ये सारे इसी में आएंगे, मोनेरा में। अब बता दें, जिस तरीके से फंजाई का सेल वॉल का बताएं कि काइटिन होता है, काइटिन का बना होता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? तो पेप्टिड, पेप्टिड सुने होंगे आप लोग, पेप्टाइड, ये सब ये प्रोटीन का है, और ग्लाइकोन जो आया है ये ग्लूकोज से आया है। तो प्रोटीन और ग्लूकोज मिक्स करके छोटा मोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है सेल वॉल का। ये प्रिमिटिव होते हैं, देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक घर तो है, मगर कैसा घर है? सामान की कमी वाला घर है। आगे समझते हैं। काइटिन हो गया, ये हो गया, अब प्रोटिस्टा भी हो गया। अब प्लांटी के बारे में कौन नहीं जानता है, ठीक है। प्लांटी के बारे में जितने भी प्लांट्स है, प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, कैसे कैसे? तो एक तो क्रिप्टोगेमी होते हैं, और एक क्या होते हैं? फेनेरोगेमी, माने पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में आप बाद में देखेंगे कि बैक्टीरिया भी आएगा अपुष्पोद्भिद में। इसके बाद आगे समझते हैं, हम जब पढ़ाएंगे इसको, समझाएंगे प्लांटी को आगे अगले किसी टॉपिक में। और एनिमेलिया को समझ लेते हैं। तो प्लांटी हो गया, अपुष्पोद्भिद पुष्पोद्भिद होता है, यानी क्रिप्टोगैमस, फिर फेनेरोगेमी। इसके बाद फिर आपको इसमें आगे क्या देखेंगे? तो मोनोकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं, फिर और भी कई सारी चीज इसमें आता है, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजीय और आवृत बीजीय और नग्न बीजीय, ऐसा। तो यही सब हम लोग आगे देखेंगे प्लांटी को। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल हो गए वो सारे के सारे कह सकते हैं। तो अब आप लोगों को जो है आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाबू यहाँ पे देखिए, और जो दो टॉपिक है जिसको हम लोगों को समझना है, बेसिकली इसको, ये दोनों जो हम टॉपिक लिखे हुए हैं इसको याद करना है। अच्छा, एक चीज मेरा छूटा हुआ है, देख लीजिए,
ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक छूटा हुआ है। देखिए क्लासिफिकेशन होने के बाद जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया, किसका, जीवों का, हमने नहीं, कैरोलस लिनियस साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जीव का तो वर्गीकरण कर दिए, अब जीव का एक ऐसा नाम देते हैं जो कि कहीं भी एक ही नाम पे जाना जाए। जैसे आपको हम बताते हैं, हम लोग जो है शेर को क्या कहते हैं, शेर कहते हैं, शेरनी को शेरनी कहते हैं, मगर जो गुजरात है वहां पे शेर को शायद क्या बोला जाता है, सावा या ऐसा करके कुछ बोला जाता है ना, और शेरनी को ईरा बोला जाता है, ऐसे करके कुछ, ठीक है, कुछ अलग ही बोला जाता है वहां पे। रिसेंटली कुछ हुआ था कोई गेम वगैरह, तो उसी में हम देखे थे। चलिए आगे देखते हैं। तो हर अलग अलग लोकल लैंग्वेज में हर चीज का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग आगे समझते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम होता ना, इसमें जीवों को समझने में प्रॉब्लम होता। जैसे मान के चलिए कि हम एक बंदर देखें तो हम उसको बोलेंगे बंदर जा रहा है, वही कोई अंग्रेज होगा तो वो बोलेगा मंकी जा रहा है ना। और अगर हम और देहाती लैंग्वेज में जाएंगे तो बोलेंगे बानर जा रहा है ना। तो इस तरीके से किसी को समझ में नहीं आएगा। और अगर हम संस्कृत में सीधे चले जाएंगे तो बोलेंगे वानर जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सोचे कि एक ऐसा फिक्स नाम ले लेते हैं, एक ऐसा फिक्स नाम ले लेते हैं जो कि पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा। हम नहीं सोचे कैरोलस लिनियस सोचे, क्योंकि अब वो विभाजन कर दिए थे जंतुओं का, जीवों का, ठीक है। तो अब वो सोचे कि नाम का भी एक फिक्स नाम रख ही देते हैं हम। तब वो द्विनाम पद्धति लेकर के आए, किसका, जीवों के वर्गीकरण करने के बाद वो जीवों के लिए द्विनाम पद्धति लेकर के आए, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लेकर के आए। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्हीं को कह सकते हैं, कैरोलस लिनियस को। उन्हीं जीवों का, क्योंकि वो वर्गीकरण कर दिए थे कि एक जंतु कहलाएगा, एक पादप कहलाएगा, उन लोगों का नाम, और नाम कैसा, फिक्स नाम, सबके लिए एक नाम। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो मानव को, ह्यूमन को होमोसेपियंस ही कहा जाएगा, मेढक को राना टिग्रीना ही कहा जाएगा, मैंगो को आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। आगे समझते हैं। देखिए जीनस, तो अब हुआ क्या कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कैसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए एक जीनस, जीनस मतलब वंश, और स्पीसीज मतलब जाति, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज में ही हम लोग लिखेंगे। मतलब पहला नाम जो होगा, जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट नेम बताइए, लास्ट नेम बताइए, मिडिल नेम बताइए, तो उसी तरीके से कैरोलस लिनियस कहते हैं कि जीवों का हर जगह एक फिक्स नाम रहेगा। शेर को हर जगह क्या कहा जाएगा, तो उसके साइंटिफिक नेम से बुलाया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेढक को, बाकी सबको उसके साइंटिफिक नेम से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे, तो फर्स्ट नेम उसका क्या रहेगा, तो फर्स्ट नेम जीनस रहेगा। और फर्स्ट नेम कैसे लिखते हैं बाबू, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो जीनस को भी आप लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी कैसे, ऐसे एच तो फिर ओ एम, है ना। जैसे फर्स्ट नेम अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे ना, फर्स्ट एन ऐसे लिख देंगे, एन ऐसे लिखेंगे, इसके बाद तो बाकी सारा ऐसे ही कर देंगे ना स्मॉल लेटर में। तो उसी तरीके से जो जीव है उनका भी फर्स्ट नेम क्या होगा, फर्स्ट नेम यानी जीनस, तो फर्स्ट नेम है वो तो कैपिटल लेटर में जाएगा, तो होमो। इसके बाद जो सेकेंड नेम है वो हम लोग तो वैसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बट इनका सेकेंड नेम ही क्या होता है, स्पीसीज होता है, जाति। तो वो जो है किसमें लिखाएगा, स्मॉल लेटर में लिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो वैज्ञानिक जो भी जीव को खोजा है या समझा है तो उसी का नाम लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिनियस साहब को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है ये, ठीक है। तो होमोसेपियंस को ऐसा नहीं कि लिनियस खोजे हैं, हम लोग थे यहाँ पे, है ना। तो कोई भी जीव जैसे है ना, तो जो नाम दिया है ना उसी के नाम पे आगे वहां पे वैज्ञानिक का नाम लग जाएगा। तो पूरा नाम क्या है, मानव का होमोसेपियंस लीन, ठीक है। लिनियस को ही एक तरीके से आदर के रूप में समर्पित किया गया है। आगे समझते हैं। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, तो बता दिए कि जीवों का वर्गीकरण करके कैरोलस लिनियस सोचे कि सारे तो जीव अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो क्यों ना हम इनको क्या कर दे, एक फिक्स नाम दे दे। और उसी का परिणाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति, जिसके तहत दो, एक फर्स्ट नेम एक सेकेंड नेम, या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहिए। फर्स्ट नेम था जीनस, लास्ट नेम था स्पीसीज। और इस तरीके से ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है ये खत्म होता है, ठीक है। अब ये बचा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स जो है ये याद करने का टॉपिक है ना। जैसे हमने बताया होमोसेपियंस इसको कहते हैं, तो उसी तरीके से आप बताइए कैट को क्या कहते हैं, तो शायद फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं, है ना। उसी तरीके से डॉग का भी कुछ नाम होगा, है ना। तो आगे समझते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे पिसिकल्चर क्या है ना, एपीकल्चर क्या है, पिसिकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, एपीकल्चर क्या है, वैसे ही कई सारी चीजें, ठीक है। मधुमक्खी पालन को शायद एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है।
तो ये सब याद करने का टॉपिक है बाबू की ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या है और साइंटिफिक नेम्स क्या क्या है। तो ये हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, हो सके तो वैसे आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये समझाने वाला टॉपिक नहीं है। तो इसके बाद जो है हम लोग अगला जो टॉपिक लेकर के आएंगे वो भी जीके और साइंस का। जीके में हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, साइंस में बायो लेकर के चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बिहार जीके का भी कोई एक टॉपिक स्टार्ट करें, हम शुरू करें, उसको कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे, और करेंट अफेयर्स भी शुरू करेंगे। तो इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।